Hello students, today we are going to study lesson number 3, water resources in the geography for class 10th. In this section we study about the different types of resources of water and how the water has available on this earth, in which amount as a potable water, or how we pollute that, and in the presence of polluted water the water scarcity is going on, and what are the different types of methods to conserve the water resources or to conserve the water and make them available for all, or what are the different types of new method like rainwater harvesting, formation of the glucose bodies, and different types of irrigation method like dripping method or showering method or sprinkling method, bamboo dripping methods to irrigate our fields or make the and ensure the water uses in the considerable amount. So let me start this chapter. We see about that 3/4 of the surface earth is covered with water. हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पूरी अर्थ की सरफेस है उसका लगभग 3/4 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, और इसमें लेकिन इस 3/4 भाग में तो पानी है अर्थ की, और एक 1/4 पार्ट में ही लैंड एरिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारे इतना सारा पानी इकट्ठा होने के बावजूद भी हमारे पूरे पृथ्वी पर वाटर स्कार्सिटी यानी कि वाटर की कमी होती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और मैक्सिमम जो वाटर है वो सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में है, और जो भी वो सरफेस के ऊपर पानी बहता है वो कहीं ना कहीं जाकर के ग्राउंड वाटर के फॉर्म में भी मिलता है, ग्राउंड में नीचे चला जाता है। लेकिन फिर भी पोर्टेबल वाटर जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम है। ये समझ लीजिए कि 96.5% जो टोटल वॉल्यूम है वर्ल्ड का वो वाटर से घिरा हुआ है, जिसमें ओशियन है, और लेकिन केवल 2.5% पानी ऐसा है जो फ्रेश वाटर के फॉर्म में, जो कि रिवर लेक्स और लेक्स में पाया जाता है, जिसमें से 70% जो फ्रेश वाटर है वो आइस शीट और ग्लेशियर्स के फॉर्म में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, इन सब रीजन में मिलता है, और जिसमें 30% से भी कम पानी ऐसा है जो कि स्टोर होता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है जिसमें 133 रैंक पर वाटर आता है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो 133 रैंक में गिनी जाती है, और लगभग पूरे वर्ल्ड का 4% पानी जो है वो इंडिया रिसीव करता है अकेले। और टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज जो इंडिया में एस्टिमेट किए गए हैं वो 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम, यानी कि हर साल 1897 स्क्वायर पर किलोमीटर में वाटर जो है इंडिया के अंदर वो अवेलेबल हो जाता है। अब आता है कि फिर भी हमारे देश में जो है 2025 तक देखा गया है कि जो लार्ज पार्ट इंडिया का है वो ऐसी कंट्री को ज्वाइन करेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी होगी, यानी कि वाटर की कमी होगी। अब वाटर की स्कार्सिटी क्यों हो रही है, देखिए इसके बारे में भी ये है कि वाटर की स्कार्सिटी इसलिए है क्योंकि जैसे राजस्थान वगैरह के एरिया में हम देखते हैं जहाँ पर औरतें जो है मटका सर पे रख करके कई कई मील जाती हैं अकेले पानी लेने के लिए। तो ऐसी कंडीशन इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अधिकतम यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़, और उसमें वाटर जो है उसका अनइक्वल एसेस है, मतलब कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। किसी को सोशल ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है तो उसकी बर्बादी कर रहे हैं, और किन्हीं को कम पानी मिल रहा है तो उसके लिए तरस रहे हैं। इसीलिए जो वाटर स्कार्सिटी है ये मेनली जो है जैसे लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन एरिया में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का एरिया होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, वहाँ पर अधिकतर देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रेटर डिमांड होती है वाटर की, और अनइक्वल एसेस, यानी कि जैसे अमीर लोग होते हैं उनके पास बहुत पानी होता है खर्च करने के लिए, और वो लोग अक्सर क्या करते हैं उस पानी को वेस्ट करते हैं, रन ऑफ वाटर खोल देते हैं रन ऑन में पोजीशन में, और वो पानी चलता रहता है और बहता रहता है। इसी तरीके से बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर नहीं जा रहा है, इससे वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, और उससे फूड सिक्योरिटी भी कम हो जाती है, कि जो अगर ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हैंडपम्प्स में पानी नहीं आएगा ठीक से, बोरिंग में पानी नहीं आएगा, नलों में पानी नहीं आएगा, कुएँ सूख जाएंगे, और साथ ही साथ जो है वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो नलकूप लगाए जाते हैं, ट्यूबवेल्स, उनमें भी पानी की कमी हो जाएगी और इरिगेशन भी नहीं हो पाएगा। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद में तो ये कहा जाता है कि इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ अर्बन, और उसके साथ साथ जब हमारे यहाँ देश में कृषि की व्यवस्था बढ़ी तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी बहुत तेज़ी से हुआ। शहरीकरण से क्या हुआ कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देशों में आई,
और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने से क्या हुआ, वो इंटरनेशनल मार्केट बना और बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने से क्या हुआ कि प्रेशर एग्जर्ट होता गया और प्रेशर बढ़ता गया फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर। और वाटर जो है वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, और साथ में एनर्जी जनरेट करने में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में। बिजली जो है वो पानी से ही बिजली बनाई जाती है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम समझ लीजिए कि 22% जो पानी होता है वो इसलिए यूज़ होता है ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके और उनको अर्बन एरियाज़ में, मल्टीपल अर्बन एरियाज़ में भेजा जा सके। अब आता है कि वाटर जो है इसीलिए इसलिए भी बहुत बड़ी एक एग्रेवेटेड प्रॉब्लम है वाटर की, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में पानी का यूज़ कर लेते हैं। अब आता है कि जो वाटर की स्कार्सिटी है उसमें वाटर इसलिए भी कम अवेलेबल है क्योंकि पानी में पॉल्यूशन भी बहुत है। एक तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में पानी का यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में पानी का यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर इसलिए कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल भी कम है। और दूसरी बात यह कि जो वाटर अवेलेबल भी है उसमें हम पॉल्यूशन कर रहे हैं। पॉल्यूशन किस तरह कर रहे हैं, जैसे कि देखिए हमने पॉल्यूशन जैसे कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट हम डालते हैं पानी में, केमिकल्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, वो सारा बह करके पानी में जाता है, पानी को ख़राब करता है। इससे भी जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है। अब हम सभी की ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने हेल्थ हजार्ड्स वगैरह पर चिंता करें और हम लोग अपने लिए सेफ गार्ड रखें पानी को सेफ गार्ड रखने का तरीके से हमें अपना नेचुरल इकोसिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हमने उसको ख़राब कर दिया तो हमारे लिए जो वाटर का मिसमैनेजमेंट है वाटर रिसोर्सेज का, वो बहुत संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए जो है देखिए डिफरेंट टाइप के जैसे यहाँ पर रिवर प्रोजेक्ट्स चलते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे हम लोग यहाँ चलाए जाते हैं, जिसमें कि पानी को जो है बांध दिया जाता है। डिफरेंट टाइप के जो बंधे हैं या बांध है, डैम्प है, वो बनाए जाते थे, पहले भी बनाए जाते थे और अभी बनाए जाते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, उससे ये फ़र्क पड़ा कि हमने नदी का पानी तो बांध दिया, लेकिन वो पानी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में जब जाता है तो वो पॉल्यूट भी होता है। और पॉल्यूट होने से क्या होता है कि जो नदियाँ हैं वो अपनी दिशाएं बदल देती हैं, और नदियों में जो है स्लिट आ जाता है, वो स्लिट से नदियाँ जो है वो रेत से भर जाती हैं और पानी की कमी होती चली जाती है, क्योंकि नदी जो है वो छिछली हो जाती है, उसकी गहराई कम होती है। अब ये आता है कि जैसे एशियंट इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर वाटर को प्रिजर्व करके रहता है। जैसे कि पहली सेंचुरी बीसी में देखा गया श्रीरंगवापुरा इलाहाबाद के पास एक एरिया है जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है, और इससे गंगा रिवर में जो है वाटर को जो बाढ़ आ जाती है गंगा रिवर में, उसको उससे बचने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अप्लाई किया गया था एंशिएंट इंडिया में। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बहुत सारे नदी, लेक, झील और इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई करने के साधन, ये सब बिल्ड किए गए थे। अब आता है एविडेंसेस ऑफ, बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिले हैं कि इरिगेशन वर्क्स के लिए, जैसे कि कलिंगा उड़ीसा में था, नागार्जुना आंध्र प्रदेश, और बेन्नूर कर्नाटक, और कोल्हापुर महाराष्ट्र, यहाँ पर भी जो है इरिगेशन वर्क्स के लिए पानी को इस्तेमाल किया जाता था। 11वीं सेंचुरी में ये देखा गया कि भोपाल लेक जो है ये बहुत बड़ा एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया था। और 14वीं सेंचुरी में एक हौज खास बनाया गया था। हौज खास का मतलब एक बहुत बड़ा टैंक बनवाया गया था मुगलों के द्वारा, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। और ये दिल्ली सुल्तनत का सुल्तान था, और उसने ये श्री फोर्ट एरिया में, ये दिल्ली में जो एक बहुत बड़ा हौज खास बनवाया था। अब आता है कि इनके अलावा जो ये जो डैम्स हैं वो मेनली क्यों बनवाए जाते हैं। डैम्स इसलिए बनवाए जाते हैं ताकि रिवर का पानी जो है वो बांध दिया जाए, और बांध करके उसको एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, सिंचाई के लिए यूज़ किया जाए। और खाली खाली इसको सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहीं यूज़ करते, बल्कि इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। और जब अगर मान लीजिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू यूज़ के लिए वाटर सप्लाई करनी है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए वाटर सप्लाई करनी है, तो इससे भी, इसके लिए भी बांधों से पानी दिया जाता है। बांध, नदी पर बांध बना करके नदी का पानी यूज़ कराया जाता है, फ्लड का कंट्रोल किया जाता है, रिक्रिएशन किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फ़िश की ब्रीडिंग वगैरह भी की जाती है इस एरिया में। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम रिवर बेसिन पर, जैसे सतलज रिवर बेसिन है, वहाँ पर बहुत सारे, वैसे भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट लगाया गया है, हीराकुंड प्रोजेक्ट है, महानदी पर लगाया गया है। तो ये सारे के सारे जो है ये कहीं ना कहीं वाटर को कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। अब डैम क्या होता है बच्चों, एक डैम एक सभी को पता है, एक बैरियर है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, जो कि बहते हुए पानी पर बनाया जाता है, जिससे कि उस पानी को बांधा जा सके, डायरेक्ट किया जा सके, और उसको जो है उसका फ्लो रोका जा सके, और उसको एक रिजर्वायर के रूप में बनाया जा सके, जिससे कि उसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ की जा सके, जैसे फिशरी है, पॉन्डिंग है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है,
टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इसलिए जो है जगह जगह पर ये बांध बनाए जाते हैं। अब आता है कि जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं, मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट, उसमें जो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले जब बांध बनाए थे तो उन्होंने हमारी इंडिया को जो एक नाम दिया था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और उन्होंने कहा था कि इस डैम बनाने से बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और हमारी अर्बन इकोनॉमी बढ़ेगी। वो बढ़ी भी है, लेकिन इनके बहुत सारे नुकसान भी हैं। डैम्स बनाने के मेन नुकसान क्या होते हैं, जैसे अगर मान लो रेगुलेटिंग एंड डैम्पिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। जैसे हम जनरली क्या होता है, जब रेगुलर फ्लो नदी में पानी बह रहा है रेगुलर तरीके से और उसमें हम क्या करते हैं कि डैम बना देते हैं, तो वो डैम से कहीं ना कहीं जो नेचुरल फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है और इस तरीके से जो है पुअर सेडिमेंट फ्लो, यानी कि उसके अंदर जो रेत वगैरह है वो सही से बह नहीं पाती और वो बॉटम पे इकट्ठी होती जाती है। बॉटम पे इकट्ठी होती जाएगी तो क्या होगा कि रॉक वगैरह की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और जो बेड रॉक होगा, नीचे का जो एरिया होगा, उसमें स्लिट बढ़ेगा, रेत बढ़ेगी, तो नदी की गहराई कम होती चली जाती है। और इससे जो नदी में रहने वाले जो फ्लोरा और फौना है, यानी कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बेचारे उनकी जो ज़िंदगी है वो खतरे में पड़ जाती है। और अब आता है कि जैसे बहुत लोगों ने इसीलिए डैम्स, ये वाटर रिजर्वायर्स को, नदियों को बचाने के लिए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ है, गुजरात में टिहरी डैम आंदोलन भी किया गया था जब टिहरी डैम बन रहा था। और ये इसीलिए किए गए थे वहाँ के लोकल रेजिडेंशियल लोगों के द्वारा, लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा, ताकि वो नदियों को बचाया जा सके। और इसके अलावा बच्चों, अब नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि ये नर्मदा मूवमेंट जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया था, जिसमें बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स के लोग थे और ट्राइबल पीपल से जनजाति समाज के लोग थे, वहाँ के किसान थे और कुछ पर्यावरणविद भी थे, इन्वायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे। तो इन्होंने सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था गुजरात में नर्मदा नदी पर, उसके अगेंस्ट अपनी बात को उठाया था गुजरात में। और उन्होंने फोकस किया था कि जो इन्वायरमेंटल इशू, जैसे पेड़ों को बचाना है और नदियों में जो है ये जो बांध बनाने से सारे की सारी जो नदी है वो छिछली होती जाएगी और उसमें जो है जो उसकी गहराई है वो कम हो जाएगी। तो उससे जो पुअर सिटीजन है जो कि नदी पर डिपेंड है, उनके रिहेबिलिटेशन का क्या होगा। लेकिन फिर उसके बाद उनको स्थापित कर दिया गया दूसरी जगह और इस पर ये बांध बना है। अब आता है कि इरिगेशन पर्पस जो है उससे क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है बहुत सारे रीजन्स का वो भी चेंज किया गया और फार्मर्स की शिफ्टिंग की गई है टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनको उगाने के लिए भी हमें इरिगेशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस वाटर का। अब एक गुजरात में साबरमती बेसिन बनाया गया था, जिससे फार्मर्स को बहुत गुस्सा आया था उस टाइम और उन्होंने दंगे भी किए थे कि हाँ ये हम जो बांध है उसको नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे हमारे अर्बन एरियाज़ वगैरह में वाटर सप्लाई कम हो जाती है और सूखा पड़ जाएगा। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी हमने कई कई देखने को मिलते हैं कि दो राज्य होते हैं जो पानी के लिए, पानी को लेकर के, उसकी कॉस्ट को लेकर के, उसके बेनिफिट्स को लेकर के और मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बेनिफिट्स को लेकर के आपस में झगड़ा भी करते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि कई बार उनका जो पर्पस होता है उसमें वो फेल हो जाते हैं, जैसे कि डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं तो लेकिन फ्लड को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर मान लीजिए वो बांध टूट जाए या कोई प्रॉब्लम है तो नदियों में बाढ़ जाती है और जब नदी में डैम बनाया जाता है तो उससे सेडिमेंटेशन बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखे गए हैं। और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे अर्थक्वेक आ जाते हैं और बड़े बड़े डैम बनने से अर्थक्वेक भी आते हैं, क्योंकि इससे जो खुदाई होती है वो नीचे स्तर तक होती है, उससे जो अर्थ की प्लेटें हैं वो हिलती हैं, तो उससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, पेस्ट हैं, पॉल्यूशन रिजल्टिंग, मतलब पॉल्यूशन भी इससे बढ़ जाता है नदियों में। अब आता है कि वाटर को कंजर्व करने के लिए जो कई सारे सिस्टम अप्लाई किए गए हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अपनाया गया है, जो हिल और माउंटेन रीजन्स में बहुत ज़्यादा अपनाया गया है, इसमें क्या करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सभी को पता है कि इसमें जो है नदी जो जो भी बारिश का पानी है उसको छत पे इकट्ठा करते हैं और छत से ही एक डाउन पाइप लगा करके उसको एक टैंक बना देते हैं, अंडरग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड टैंक, और उसमें वो उस पानी को इकट्ठा करते हैं। जैसे नदी पे यहाँ पे जब बारिश हुई
यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, पानी कलेक्ट होकर डाउन पाइप से सीधे नीचे आया और इससे इसके थ्रू वाटर चैनल के थ्रू ये वाटर पाइप से टैंक में जा रहा है। अब ये ग्राउंड वाटर इससे बढ़ेगा, या तो ग्राउंड में कोई सोखता पिट वगैरह बनवा करके उसमें वाटर को स्टोर किया जाए, या फिर कोई अंडरग्राउंड टैंक लगाया जाए, उसके ऊपर ये हैंड पंप लगा दिया जाए, तो ये पानी जो है इनको बार बार अवेलेबल हो जाएगा। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ऐसे ही क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि नदी का जैसे छत पे पानी इकट्ठा हुआ डाउन पाइप के थ्रू ये ग्राउंड वाटर में आ गया नीचे की तरफ, तो ये ग्राउंड वाटर से जो है ये हैंड पंप का लेवल भी बढ़ जाएगा, तो ये हैंड पंप भी रिचार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हिल और माउंटेन रीजन्स में बहुत सारे गुलकुल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे डाइवर्जन चैनल्स बनाए जाते हैं वेस्टर्न हिमालयाज़ के रीजन में, जैसे कि गुलकुल्स बना करके एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे तालाब खोद दिए जाते हैं, उनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है और उससे जो है वेस्टर्न हिमालयाज़ में एग्रीकल्चर वगैरह में सिंचाई करने के काम आते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने अभी आपको बताया, राजस्थान में इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया है, बंगाल वगैरह में भी इसको बहुत अप्लाई किया गया है। और इसके अलावा जैसलमेर है, जैसलमेर में कुछ खादिन्स का एरिया है। खादिन्स का एरिया में क्या होता है कि जो वहाँ की मिट्टी होती है खेतों की, उसको मॉइस्चर करने के लिए बहुत सारा पानी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जो हार्ट्स बनाए गए हैं राजस्थान में, ये सब वाटर हार्वेस्टिंग के नए नए तरीके अप्लाई किए गए हैं। अब आता है कि जो सेमी एरिड रीजन है या एरिड जो सूखे कुछ अर्ध सूखे एरियाज़ हैं, जो कुछ सूखे जैसे बीकानेर है, फालोदी है, राजस्थान है, बाड़मेर है, यहाँ पर बहुत सारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए गए हैं और टैंक्स बनाए गए ताकि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर को भी स्टोर किए करके रखा जा सके। एक ये दिखाया गया कि आकुल लीड्स टू अ सर्कुलर विलेज टैंक, ये इस तरीके से जो है कच्चा सा बांध ये तालाब खोदा गया है और ये काजा विलेज है राजस्थान के पास, उसमें ये कुल का निर्माण किया गया। ऐसा कुल होता है जिसमें गांव में हम लोग क्या करते हैं कि कच्चा बांध बनाते हैं या कच्चे तालाब खोदते हैं, उसमें जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा किया जाता है। इससे ये जो पानी है वो इसमें सोकेज होगा, अंदर की तरफ सोक करके अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा देगा और जब भी पानी की ज़रूरत होती है तो जैसे सिंचाई पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और इससे वाटर लेवल भी बढ़ जाता है, तो वो पोर्टेबल वाटर के फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कई सारे टैंक्स बनाए गए हैं और रेन वाटर पालार पानी ये नाम का एक रिसोर्स बनाया गया है। इसको मैक्सिममली जो है राजस्थान में और बंगाल रीजन में यूज़ किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया कि जैसे ये छत का पानी है वो इस पाइप के थ्रू इकट्ठा होकर के सीधे यहाँ टंकाज में जा रहा है। ये टंकाज इस तरीके से सीमेंटेड टैंक्स बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने घरों में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए डाउन पाइप के थ्रू सीमेंटेड टंकियाँ बनवाते हैं। वो सीमेंटेड टंकियों से में पानी स्टोर किया जाता है और ये पानी जो है कई सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पज़, इरिगेशन पर्पज़, इस तरीके से। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानकर कि जो चेरापूंजी है, जो शिलोंग मेघालय का रीजन है, उसमें चेरापूंजी में तो बारिश ज़्यादा होती ही होती है, साथ में उसका एक एरिया है मानिसराम, वहाँ पर 55 किलोमीटर का जो इस एरिया है डिस्टेंस, वहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है हर साल और 15 से 25% तक टोटल पानी जो है वहाँ पर, अब तो 65% तक वहाँ बारिश होती है। और इसके अलावा बच्चों न्यू मेथड अप्लाई किए गए हैं इरिगेशन के। तो इरिगेशन में जैसे देखिए अपने मैंने बताया आपको, जैसे राजस्थान में है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, टैप वाटर को ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा करके भी किया जा सकता है। अब एक जगह है गेंडाथुर, एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है मसूर कर्नाटका में, जहाँ पर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया, जब 200 घरों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है। और इसके अलावा देखो इरिगेशन पर्पज़ के लिए देखो एक नया मेथड भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये मेघालय में 200 साल पुराना सिस्टम है, टैपिंग सिस्टम, जिसमें जो स्प्रिंग वाटर यानी कि जो बरसात का पानी है, ये जो बसंत रीजन में पानी आता है, ये बैम्बू पाइप्स के थ्रू जो बांस की नलियाँ बनाई जाती हैं उन नलियों को इस तरीके से लगा देते हैं और ये एक पाइप का काम करती हैं और इनमें से पानी होते हुए ड्रिप मेथड, बूंद बूंद करके पानी जो है इनमें जाता है खेतों में। और इस तरीके से देखो बांस में ही कई सारे छेद कर दिए गए हैं, है ना, तो ये यहाँ पर छेद करके इनमें से पानी निकलता है और इरिगेशन पर्पज़ के लिए ये यूज़ होता है कि जो ड्रिप बाय ड्रिप जब पानी छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू मिलता है तो रूट में जाता है उन पानी, वो जो मतलब पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, उनके रूटों में तक पानी पहुँच जाता है और इससे जो है बहुत तेज़ी से जो है फसल को पूरी तरीके से पानी मिलता है। तो ये लगभग समझ लीजिए कि हम सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि पानी को बचाया जा सके और पानी को
मैक्सिममली ढंग से यूज़ किया जा सके। तो आई होप दैट बच्चों ये दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। एंड नाउ द लेसन इज एंडेड, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो I will come again with the new chapter. Till then, goodbye, and please take care at your homes. Stay your home, and thank you, and subscribe or like my videos. Subscribe my channel too.